ये 1971 का मौसम सरमा था। मशरकी पाकिस्तान में गोलियां बरस रही थीं, मगरबी पाकिस्तान में खामोशी थी, लेकिन दिलों में इत्तराब था। रावलपिंडी में अय्यूब खां की कुर्सी पहले ही लर्ज चुकी थी और याया खां की सदारत भी इख्तियार हो चुकी थी। ऐसे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो उभरता है, एक ज़ेरक, चरब ज़बान लेकिन हद से ज्यादा इख्तिदार प्रस्त सियासतदान। मुल्क का मशरकी बाजू कट रहा था, लेकिन भुट्टो साहब का जहाज रंगून से दहली से तेहरान और फिर लाहौर उतरने की तैयारी में था। जब 16 दिसंबर 1971 को ढाका सुकूत का ऐलान हुआ तो कौम सहम गई, लेकिन भुट्टो साहब ने उस दिन भी एक तारीखी जमला कहा, थैंक गॉड पाकिस्तान हैज बीन सेव्ड। हालांकि पाकिस्तान दो टुकड़े हो चुका था और लाखों बंगाली मुसलमान अपने आप को अलग रियासत में देख रहे थे। कुछ दिन बाद भुट्टो इख्तिदार में आए, सदर बने, फिर वजीर आजम बने और इख्तियारात के तमाम मराकिज पर काबिज हो गए। इख्तिदार उन्हें ऐसा रास आया कि जमहूरियत के नाम पर आमरियत का आगाज हो गया। मीडिया पर सेंसरशिप, सहाफियों की कोड़ों की सजाएं, अपोजिशन रहनुमाओं को जेल में डालना, अदलिया को ताबे फरमान बनाना और बलोचिस्तान में नेशनल अवामी पार्टी की हुकूमत तोड़कर फौजी ऑपरेशन कराना, ये सब उनके जमहूरी दौर का हिस्सा बन गए। भुट्टो ने अपने गिर्द खुशामदियों का एक दायरा बना लिया था। वजारत इत्तिलाआत से लेकर रेडियो पाकिस्तान तक सिर्फ एक आवाज गूंजती, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। लेकिन हकीकत में जिंदा रहने की जिदोजहद कर रहा था पाकिस्तान का आईन, अदलिया, सहाफत और अवाम की आवाज। एक तरफ सिंध के देहातों में जागीरदारों को ताकतवर बनाया जा रहा था, दूसरी तरफ लाहौर, फैसलाबाद और कराची के कारखानों से मजदूरों की चीखें निकल रही थीं, जिन्हें कौमियाने के नाम पर बेदखल किया जा रहा था। भुट्टो ने अपोजिशन को कभी हरीफ नहीं बल्कि दुश्मन समझा। नवाबजादा नसराउल्लाह, शाह अहमद नूरानी, मुफ्ती महमूद, प्रोफेसर गफूर अहमद जैसे चोटी के सियासतदानों को बार बार नजरबंद या जेल में डाला गया। बलोचिस्तान में सरदारों को गद्दार करार देकर एक और मुहाज खोला। ये सब कुछ जारी था, लेकिन फिर 1977 आ गया और अवाम के सब्र का पैमाना लबरीज होने लगा। मुल्क एक बड़े सियासी धमाके की तरफ बढ़ रहा था और ये धमाका होगा मार्च 1977 के इंतखाबात में। मार्च 1977 का सूरज लाहौर की माल रोड पर एक नई फिजा लेकर तलू हुआ था। सड़कों पर कारखाने बंद थे, दीवारों पर नए नारे थे और दिलों में एक सवाल, क्या वाकई भुट्टो अब भी मकबूल हैं? पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद PNA की 11 जमातें एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी हो चुकी थीं। इस्लाम, इंसाफ और इंतखाबी शफाफियत उनका मंशूर था। मुफ्ती महमूद, शाह अहमद नूरानी, प्रोफेसर गफूर और नवाबजादा नसराउल्लाह खां जैसे किरदार अवाम के दिल में जगह बना चुके थे। इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर थी। अवामी इज्तिमात में समंदर उमड़ आता, बाजारों में झंडे लहराते और जलसे जुलूसों में सिर्फ एक जुमला गूंजता, भुट्टो की आमरियत नामंजूर। लेकिन जब 7 मार्च 1977 को नताइज सामने आए तो वो कौम जिसने बाहर निकलकर वोट दिया था, उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गैर फितरी अक्सरियत हासिल की। PNA को तकरीबन सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया था। सरकारी कागजों में पूरे मुल्क में इल्जाम लगा कि इलेक्शन में मुनज्जम धांधली हुई। कई हलकों में ख्वातीन का वोट हाउ फीस्ट कास्ट हो चुका था। जहां पोलिंग खत्म हुई वहां भी बैलेट बक्स पुर हो चुके थे। कौम के सब्र का पैमाना लबरीज हो गया। कराची से पेशावर तक अवाम सड़कों पर आ गई। पाकिस्तान की सियासत ने कौम को दहला कर रख दिया। एक बार फिर एहतिजाज शुरू हुआ और भुट्टो साहब ने जैसे हमेशा किया, ताकत का रास्ता चुना। लाठी, गोली, आंसू गैस और गिरफ्तारियां। सिर्फ 6 हफ्ते में 30,000 से ज्यादा सियासी कारकुन कैद किए गए। लाहौर की गलियां बारूद से महकने लगे और कराची की सड़कों पर जनाजे उठने लगे, मगर आवाम डट गई। भुट्टो साहब उस वक्त भी इख्तिदार की कुर्सी से चिमटे हुए थे। वो समझ रहे थे कि एक बार फिर ताकत से वक्त को काबू कर लेंगे। लेकिन वक्त एक नदी है जो अगर पुल के नीचे से बह जाए तो कभी वापस नहीं आती। लाहौर की फिजा में बारूद की बू घुल चुकी थी। कराची की सड़कें खाली, लेकिन दीवारों पर खून के धब्बे बोल रहे थे। अखबारात की सुर्खियां इंतिशार कहकर गुजर जाती थीं, मगर गली मोहल्लों में लोग उसे इनकलाब कहते थे। भुट्टो हुकूमत मुसलसल दावा कर रही थी, जमहूरियत खतरे में है और अपोजिशन बिरूनी एजेंडे पर है, लेकिन हकीकत उसके बरक्स थी। पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद PNA वाले हर गली, हर शहर में एहतिजाज कर रहे थे। परचम लिए, कुरान उठाए और सिर्फ एक मुतालिबा लिए, साफ और शफाफ इंतखाबात। भुट्टो ने दबाव के तहत मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की। जुलाई के अवाइल तक मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा। कभी वजीरी,
दाखिला गुलाम मुस्तफ़ा घर पेश होते, कभी जुल्फ़कार अली भुट्टो खुद। और एक मौका ऐसा भी आया कि अफवाह गर्दिश करने लगी कि मुआहदा तकरीबन तय पा चुका था, सिर्फ दस्तखत बाकी थे। लेकिन ये वो लम्हा था जहां सियासी तारीख का धोखा छुपा हुआ था। भुट्टो ने एक तरफ मुज़ाकरात जारी रखे और दूसरी तरफ कुछ जर्नीलों को ज़ाती और इनफरादी हैसियत में फ़ोन करके कहा कि मेरी तमाम तौक़ात और भरोसा आप पर है। इसको जवाब मिला कि जनाब वज़ीर आज़म में अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तहत आपका हर हुक्म बजा लाने के लिए तैयार और पाबंद हूँ। इसके बाद भुट्टो को महसूस हुआ कि कोई भी जर्नील फौज के मुसलहा उसूलों के बराकस चलने और जनरल डायर बनने को तैयार नहीं था। ये वो रातें थीं जब GIHQ के फोन बजते थे और ऐवान सदर के दरवाजे देर तक खुले रहते थे। उधर PNA समझ रहा था कि शफाफ इलेक्शन की तारीख तय हो चुकी है। इधर भुट्टो नए ऑपरेशन कलीन अब की फहरिस्तें तैयार करवा रहे थे। उन्होंने कहा था, I will not let these mullahs take over Pakistan। मैं उन मुल्लाओं को पाकिस्तान पर कब्जा नहीं करने दूंगा। इसी दौरान पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक खामोश इत्तराब फैल रहा था। गलियों में खून, बाजारों में बेचैनी और अफसरान के बच्चों तक को यह खतरा महसूस होने लगा था कि मुल्क खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जिया उल हक हर लम्हा सब कुछ देख रहे थे, लेकिन खामोश थे। वो मुदाखलत नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब भुट्टो ने 1 जुलाई को यह अंदिया दिया कि अब PNA को कुचला जाएगा, तो जिया उल हक ने सिर्फ एक जुमला अपने साथी जनरल से कहा, If the political leadership cannot resolve it, we will have to save Pakistan। और फिर वो दिन आया जब रात खामोश थी, लेकिन ऐवान सदर में कदमों की चाप सुनाई देने लगी। 5 जुलाई 1977 की रात तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गई। रावलपिंडी की उस रात हवा में न बारूद था न तूफान, लेकिन एक ऐसा सुकूत था जो किसी बड़े तूफान का पेशखीमा लगता था। 4 जुलाई 1977 की रात थी। सदर जनरल मोहम्मद जिया उल हक के घर की लाइटें मामूल के मुताबिक बुझी हुई थीं। घर में सिर्फ 2 अफराद जाग रहे थे, कैप्टन पीर मोहम्मद, जो बरसों से उनके साथ बतूर बाएतमाद खिदमत गुजार थे, और डॉक्टर अनवार उल हक, सदर जिया उल हक के छोटे बेटे, जो अपने कमरे में बैठे मुताले में मसरूफ थे। अचानक दरवाजा खुला। जनरल जिया उल हक अंदर दाखिल हुए, फौजी वर्दी में, कमर पर बेल्ट और चेहरे पर गहरी संजीदगी। अनवार उल हक ने चौंक कर पूछा, अबू, आपने वर्दी क्यों पहन रखी है इस वक्त? जनरल ने पल भर रुककर मुस्कुराकर बेटे की तरफ देखा। बस एक मामूली सी मशक है, तुम सुकून से सो जाना। ये वो जुमला था जिसमें एक बाप की मोहब्बत भी छुपी थी और एक सिपासालार की तारीख साज खामोशी भी। फिर उन्होंने कैप्टन पीर मोहम्मद को बुलाया, आहिस्ता से कहा, रात भर अगर किसी का फोन आए और मेरा पूछे तो कह देना कि साहब किसी शादी की तकरीब में गए हैं। इस्लामाबाद में हर चीज मामूल के मुताबिक लग रही थी, लेकिन रावलपिंडी GHQ के ऑपरेशन रूम में कोर कमांडर्स लाइन पर आ चुके थे। जनरल जिया उल हक ने हर एक को मुख्तसर मगर फैसला कुन हदायत दें। उधर जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को भी खबर हो चुकी थी कि कुछ गैर मामूली हो रहा है। वो बार बार टेलीफोन उठाते, जिया उल हक से राबिता करने की कोशिश करते। जिया उल हक शहीद की रहाइश गाह पर मौजूद टेलीफोन की घंटी बज उठी। कैप्टन पीर मोहम्मद ने फोन उठाया। भुट्टो साहब ने परेशानी में पूछा, जिया उल हक साहब कहाँ हैं? पीर मोहम्मद ने तसल्ली से जवाब दिया, जनरल साहिब तो किसी शादी की तकरीब में चले गए हैं। ये वो लम्हा था जब भुट्टो साहब को अंदाजा हो गया कि जमीन उनके कदमों से खिसक चुकी है। रात के आखिरी पहर जब मार्शल लॉ नाफिज हो चुका था, फोर्सेस अपनी पोजीशन संभाल चुकी थीं, जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जनरल जिया उल हक को GHQ के फोन पर टेलीफोन किया। लहजे में इत्तराब था, अल्फाज शायद ढूंढ कर कहे गए, दिया साहब, मेरे घर में तो फौज आ गई है। क्या हो रहा है? चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल जिया उल हक शहीद ने नहायत शाइस्ता और नर्म लहजे में जवाब दिया, आप परेशान न हों, ये जो कुछ हो रहा है मेरे हुक्म से हो रहा है। भुट्टो ने घबराई हुई आवाज में कहा, मेरे बच्चे तो आज ही बीरूनी मुल्क से आए हैं। चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा, कोई मसला नहीं, आप इत्मीनान से बच्चों के साथ वक्त गुजारें, हम सुबह आपको मरी शिफ्ट कर देंगे। इससे पहले कि सूरज तुलो होता और नाम नहा जमहूरियत के दिन साए में छुप गए। सुबह 5 जुलाई 1977 को कौम ने अखबारों की सुर्खियां पढ़ी। मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज और एक नए अहद का आगाज हो चुका था। ये महज एक फौजी कार्रवाई नहीं थी, ये तारीख का वो मोड़ था जहां एक कौम को दोबारा डगर पर लाने की कोशिश की गई। आपने खबरों में सुन लिया होगा कि अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क का नज़्म-ओ-नस्क संभाल लिया है
असाकर पाकिस्तान के लिए मुल्की निज़ाम से महलना कोई मुस्तहसन इक़दाम नहीं, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान दिल से चाहती है कि मुल्क की बागडोर अवाम के हाथों में रहे जो सही तौर पर उसके हकदार हैं। अवाम अपना हक अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए हर जमहूरी मुल्क में वक्तन फ़वक्तन इंतखाबात होते रहते हैं। हमारे मुल्क में भी गुज़श्ता 7 मार्च को इंतखाबात हुए, जिसके नतीजा को एक फरीक ने कबूल करने से इनकार कर दिया। इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ाम ने जल्द ही दोबारा इंतखाबात के मुतालबे की शक्ल इख्तियार कर ली। इस मुतालबे को तस्लीम कराने के लिए एक तहरीक चलाई गई, जिसके दौरान ये ख्याल आराई भी की गई कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चल सकती। लेकिन मैं दिली तौर पर समझता हूँ कि इस मुल्क की बका जमहूरियत और सिर्फ जमहूरियत में है। मैंने अभी आपके सामने मुल्क को दरपेश सूरत हाल का इजमाली नक्शा पेश किया है, जिससे आप पर वाज़ेह हो गया होगा कि जब सियासतदान मुल्क के बहरान से निकालने में नाकाम रहें तो अफवाज पाकिस्तान के लिए खामोश तमाशाई बने रहना एक नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। यही वजह है कि फौज को मजबूरन मदाखलत करना पड़ी। दियाउल हक शहीद ने वो फैसला किया जिसे आज भी मुख्तलिफ जावियों से देखा जाता है, लेकिन ये तय है उस रात जब बेटा पूछ रहा था वर्दी क्यों पहनी है, तो एक बाप, एक जर्नील और एक पाकिस्तानी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले की दहलीज पर खड़ा था। सुबह का वक्त था, मगर सूरज की किरणें वो तप्श न रखती थीं जो रात के फैसलों में थी। रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविजन और तमाम अखबारात एक ही आवाज बोल रहे थे, मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद दियाउल हक ने मुल्क की बागडोर संभाल ली है। मुल्क भर में फौजी दस्ते हर सरकारी इमारत पर तैनात हो चुके थे। इस्लामाबाद के रेड जोन में एक गैर मरी खामोशी छाई हुई थी, जैसे एक सांस सबने रोक रखी हो कि अब क्या होगा। अलमुर्तदा हाउस में बेचैनी की कैफियत थी। जुल्फकार अली भुट्टो, अब साबिक वजीर आज़म, फौज की निगरानी में थे। उनके करीबी रिफ्का मुंतशिर हो चुके थे, कुछ रुपश, कुछ खौफजदा और कुछ मायूस। इसी दोपहर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने रेडियो पाकिस्तान और टेलीविजन पर कौम से मुख्तसर मगर गैर मामूली खिताब किया। आवाज में वही ठहराव, वही वक़ार जो एक पेशावर सिपाही के शाया निशान होता है। कौम ने यह खिताब सुना, किसी ने सच माना, किसी ने शक किया, लेकिन अक्सरियत ने सुकून का सांस लिया। मार्शल लॉ के बाद पूरे मुल्क में एहतिजाजी मुजाहरे बंद हो गए, बाजार खुलने लगे, तालीमी इदारे पुरसकून हो गए, जैसे एक शदीद बुखार के बाद अचानक बदन को सुकून आ जाए। लेकिन इक्तदार संभालना आसान था, मगर संभाल कर रखना असल इम्तिहान था। इक्तदार के इब्तिदाई दिनों में जनरल ज़ियाउल हक ने ब्यूरोक्रेसी, मीडिया और अदालतों के साथ कई अहम मुलाकातें की। एक तरफ भुट्टो की रहाई के लिए कानूनी दरख्वास्तें दायर हो रही थीं, दूसरी तरफ कौम ये सवाल कर रही थी 90 दिन में इंतखाबात होंगे या नहीं। जनरल दिया ने खुद को सिर्फ आर्मी चीफ नहीं बल्कि एक निगरान नगहबान समझा। उन्होंने चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों से राब्ता करके फौरी मंसूबाबंदी का आगाज किया। लेकिन अंदरूनी खाना रिपोर्टें कुछ और ही बता रही थीं। मुल्क की फिजा किसी इंतखाबी मुहिम के लिए तैयार न थी। पीएनए और पीपल्स पार्टी दोनों ही स्टेज पर वापस आने के लिए बेचैन थे, लेकिन तसादुम अभी टला न था, सिर्फ दब गया था। इसी दौरान कुछ नए इंकशाफात, दस्तावेजात और भुट्टो दौर के अंदरूनी स्कैंडल्स फौज के इल्म में आ रहे थे, जो बाद में बहुत से फैसलों की बुनियाद बने। जनरल दियाउल हक शहीद अपने केबिन में बैठकर जब ये सब फाइलें पढ़ते तो अक्सर देर तक खामोश रहते। ये वो दिन थे जब कौम ने एक सिपाही पर इत्मीनान किया और सियासत ने एक अहद के लिए राह बदली। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था, असल इम्तिहान अभी बाकी था। अदालत, भुट्टो का मुकदमा, आलमी दबाव और वो फैसला जिसने हमेशा के लिए पाकिस्तान की तारीख बदल दी। 1977 का मौसम गर्मा मार्शल लॉ को लगे चंद दिन ही हुए थे। जनरल मोहम्मद दियाउल हक शहीद ने इक्तदार संभालते ही ऐलान किया था, मैं सियासतदान नहीं हूं, हम 90 दिन में इंतखाबात करवाएंगे और इक्तदार आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को सुपुर्द कर देंगे। पूरे मुल्क में एक सनसनी, एक उम्मीद की लहर दौड़ गई। लोग समझने लगे कि ये एक आर्जी मुदाखलत है जो जल्द खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए सूरत हाल सादा न रही।
वही सियासतदान जिनके दरमियान जनरल जिया उल हक शहीद ने सालसी की कोशिश की थी, अब एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे थे। सियासी जमातों ने इंतखाबात का बाइकाट शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी ने कहा, यह गैर जमहूरी हुकूमत है, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। पाकिस्तान नेशनल अलायंस PNA के कई धड़े टूटने लगे। कुछ इंतखाबात के हक में थे, कुछ मुखालफत में। इलेक्शन कमीशन की साख पर सवाल उठने लगे। हर तरफ गैर यकीनी का आलम था। अमीन व अमान की सूरत हाल भी दिन ब दिन बिगड़ने लगी। एक अहम लम्हा आया। जनरल जिया उल हक शहीद ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल, अमन व अमान और आइंदा के लायहा अमल पर गौर किया गया। जनरल फजल हक, जनरल इकबाल, जनरल चिश्ती, जनरल रहीम सब मौजूद थे। एक ही सवाल जेर बहस रहा, क्या ऐसे बिखरे तकसीम शुदा माहौल में इंतखाबात मुमकिन है? जवाब वाज़ेह था, नहीं। सदर जिया उल हक शहीद ने कौम से खिताब किया। इनके अल्फाज आज भी तारीखी हैसियत रखते हैं। इंतखाबात मेरे ज़मीर पर कर्ज हैं, मगर मैं इक़्तिदार एक ऐसी क़ियादत को नहीं दे सकता जो मुल्क को दोबारा अफरातफरी में झोंक दे। हम पहले इदारों को मजबूत करेंगे, इस्लाहात नाफिज करेंगे, फिर अवाम को बाइख्तियार बनाएंगे। कुछ इस्लाहात फौरन नाफिज की गईं। एहतिसाब ब्यूरो का क़ियाम अमल में आया। सऊद पर मबनी बिनकिंग निज़ाम के खिलाफ इक़दामात किए गए। ज़िकात व उशर का निज़ाम लाया गया। तालीम में इस्लामी इक़दार को शामिल किया गया। एक नई सिमत का तयीन होने लगा था, जिसमें रियासत मजहब, इक़दार और शफाफियत की बुनियाद पर खड़ी की जा रही थी। मगर इन फैसलों पर तनकीद भी हुई। कुछ ने कहा, ये इक़्तिदार की तोसी है, लेकिन जनरल जिया शहीद हर कदम पर यही कहते, हम तारीख का बोझ उठा रहे हैं ताकि कल कोई ये न कहे कि हमने इक़्तिदार सियासतदानों को वापस देकर मुल्क बर्बाद किया। इसी दौरान आलमी दुनिया ने भी पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया। अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय मुमालिक कहते जमहूरियत की बहाली होनी चाहिए, मगर सदर जिया उल हक शहीद का जवाब नर्म मगर दोटॉक होता। जमहूरियत इस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक लोग इसे जाती इंतकाम का जरिया समझते रहें। मैं कौम को नापुख्ता सियासतदानों के हाथ में नहीं दे सकता। इसी दौरान अफगान जहाद का आगाज हुआ। रूस अफगानिस्तान में दाखिल हो चुका था और पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक फ्रंट लाइन स्टेट बन गया। अब दुनिया ने जिया उल हक को नई निगाह से देखना शुरू कर दिया। वो न सिर्फ पाकिस्तान का सदर है, बल्कि आलमी स्टेज पर एक अहम किरदार बन चुका है।